हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 15 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव की रमप्पा टेम्पल में विजिट हुई है। इस आर्टिकल में आपको मैं बताऊंगा रमप्पा टेम्पल क्या है, इसकी क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, किस चीज़ के लिए जाना चाहता है, कौन सी डायनेस्टी ने इसे बनवाया और किस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सीआईआई ने प्रपोजल दिया है कि किस तरीके से यूनियन का बजट 26-27 होना चाहिए। इस आर्टिकल में आपको मैं सीआईआई के बारे में बताऊंगा, जिसका मतलब क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि इन्होंने मैट के ऊपर बात बोली है। अब जब मैट के ऊपर बात होगी तो आपको मैं और समझाऊंगा कि मैट क्या होता है, टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है, और उसी से कनेक्टेड GS3 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रेट अवे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म टैक्स एक्सपेंडिचर। इस आर्टिकल में आपको मैं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दूंगा, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसके साथ इंटरलिंक करूंगा, और क्या है प्रपोजल, उस प्रपोजल का पोस्ट इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडियन नेवी ने INAS 335, जिसे हम MH-60 आर ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर भी कहते हैं, उसको कमीशन किया है। यहाँ पे आपको बताऊंगा इंडियन नेवी INS के मतलब क्या होता है, इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा कौन से स्क्वाड्रन ने पर्टिकुलरली इस चीज़ को कमीशन किया है और ये होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहीं पे आपको मैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में बताऊंगा क्या होता है, और यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया और इथोपिया के रिलेशन के ऊपर। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है इंडिया और यूथोपिया रिलेशन के बीच का सिग्निफिकेंस, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, हो रहा है, डिफेंस लेवल पे कौन कौन से एस्पेक्ट हैं। ये बेसिकली एक एडिटोरियल है जहाँ पे आपको मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा हर एक एस्पेक्ट के ऊपर। यहीं पे मैं हाईली गुब्बी को भी बताऊंगा, इथोपिया की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो बताऊंगा, इथोपिया की ज्योग्राफी आपको समझाऊंगा, जिससे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है CBMRV के ऊपर। इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा कम्युनिटी बेस्ड MRV क्या होता है, पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु के रीजन में बात होगी। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि ये है क्या MRV और किस तरीके से क्लाइमेट फाइनेंस में इसका बहुत अहम रोल है। साथ ही साथ बताऊंगा ये एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, इसको पूरी तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, कौन कौन से इम्पेडिमेंट्स है। यहीं पे आपको मैं COP30 और जो पेरिस एग्रीमेंट है उन सब चीज़ों को एक साथ इंटरलिंक करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विशाल V शर्मा इंडिया के एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को, इन्होंने विजिट दी है रमप्पा, जिसे हम रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। अब ये जो पूरा आर्टिकल मैंने लिया है, इस पूरे आर्टिकल में अगर कुछ अहम चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली चीज़ क्या है, ये जो रमप्पा टेम्पल है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, 21 में इसको इंस्क्राइब किया गया था। अब ये दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, ये कहाँ पे है। अब ये जो पालमपेट में उलुंगु डिस्ट्रिक्ट में ये आपका जो रमप्पा टेम्पल है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे AISI के ऑफिशियल्स भी गए थे। साथ ही साथ अब नोटिस करोगे रिसेंटली जो 20th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी हुई थी, जहाँ पे दीपावली को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट की लिस्ट में एक हिस्सा मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना ही है आर्टिकल, लेकिन इससे वन स्टेप फर्दर अब लेके चलूंगा आपको मैं कि ये जो आप देख रहे हो पलामपेट मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, ये तेलंगाना में एग्जिस्ट करता है। 2013 CE में काकतीय डायनेस्टी में इसको बनवाया गया था। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये फेमस जाना जाता है सैंड बॉक्स के लिए, फ्लोटिंग ब्रिक टेक्नोलॉजी के लिए। साथ ही यहाँ पे इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग भी देखने को मिलती है। और इसमें क्या है, ये जो नेम है ये आफ्टर चीफ स्कल्पचर जो थे वहाँ का, रमप्पा के नाम पे इस टेम्पल का नाम रखा है। तो रमप्पा किसी किंग का नाम नहीं है, रमप्पा एक स्कल्पचर का नाम है, ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया था। साथ ही साथ इसको 21 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया था। अब अगर मैं आपको बताऊं यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ कहां से सकते हैं, तो पहली चीज क्या है, रमप्पा टेम्पल की कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी, ये पूछ सकते हैं। ये बोल देंगे कि रमप्पा एक किंग थे। फिर बोल सकते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इसकी हिस्सेदारी हुई, लेकिन वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। पूछेंगे तो मैक्स टू मैक्स यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कहां पे एग्जिस्ट करता है वो भी एक पॉइंट है। अब यहाँ पे बात होती है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इस आर्टिकल को पढ़ोगे, यहाँ पे किसके ऊपर लिखा है, अगर ये लाइन आप पढ़ो क्या लिखा है,
इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकॉइस। ठीक है, तो मैंने आपको इनकॉइस के बारे में यहाँ पे समझाऊंगा। इनकॉइस का मतलब क्या है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अक्सर यूपीएससी बोल देगा इनकॉइस जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या है, कैसे है। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हैदराबाद में है। ये ओशियन डेटा, फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग देने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और इससे मदद किसको मिलती है, फिशरीज, नेविगेशन, कोस्टल मैनेजमेंट में, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में काफ़ी ज़्यादा मददगार हो जाता है ये। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अगर थर्ड स्टेटमेंट आप देखोगे तो कह रहा है इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन चेन्नई। कहाँ पे लोकेटेड है, अभी मैंने आपको समझा, चेन्नई में है या हैदराबाद में, तो आप बोलोगे हैदराबाद में लोकेटेड। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, जो इंडस्ट्री लॉबी है जिसका नाम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कहते हैं, उन्होंने सर्टेन प्रपोजल्स दिए। प्रपोजल्स में कहा गवर्नमेंट से कि भैया ऐसा है, जो आप यूनियन बजट लेकर के आएंगे ना, उसमें कुछ सर्टेन चीज़ें आपको डालनी होगी। उनका फोकस ये है कि भैया जो पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसको बूस्ट करिए आप, ताकि फिस्कल स्टेबिलिटी आ सके। जो सीआईआई है उन्होंने प्रपोज किया है, जो सेंटर का कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स मतलब क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको 12% से आप बढ़ा दीजिए, और जो स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको 10% से बढ़ा दीजिए। अब यहां पे आपको पता होगा कि जो आपका बजट होता है वहां पे एक हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक हिस्सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक ऐसा खर्चा जो कि एसेट को क्रिएट करने में मदद करता है, पहला तरीका ये हो जाएगा, और लायबिलिटी को कम करने में भी मदद करता है। कैसे, मान लेते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए सरकार ने लगाए और कह रहे हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या तो इससे कोई इंडस्ट्री बनाई होगी सरकार ने, या तो 1 लाख रुपए में कोई लोन रीपे किया होगा। तो 1 लाख में जब इंडस्ट्री बन रही है तो वहां पे क्या हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है, और जब वही 1 लाख रुपए कहीं रीपेमेंट हो रहा है लोन का, तो वो क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कम कर रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के यूनिक फीचर है। वहीं पे अगर आप देखोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, तो वहां ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस बार यूपीएससी ने रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर पूछा हुआ था, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, अगर आपको पता होगा 2025 में। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने डाला नहीं है, आप इस पे नेट पे डालेंगे 25 क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है, सीआईआई ने प्रपोज किया, भैया सरकार आप जो है ना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2.0 लेके आइए, जिसका वर्थ रखिए 150 लाख करोड़। मतलब एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही बड़े लेवल पे हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा भैया इंक्रीमेंटल टैक्स क्रेडिट देना चाहिए, जो नए नए इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, प्रोडक्शंस हो रहे हैं। उन्होंने कहा एनआरआई का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फंड बनाइए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि स्ट्रेंथन करिए किसको, जो आपका NIIF, NIIF मतलब क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसको आप स्ट्रेंथन करिए। कैसे, बाय सोवरेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काउंसिल, मतलब सरकार की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काउंसिल है उसके द्वारा आप नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को स्ट्रेंथन करिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक साइकिल बेस्ड पब्लिक डेट फ्रेमवर्क को बनाइए। अब ये सब चीजें क्या है, इतनी डिटेलिंग आपको नहीं करनी है, मेन चीज है कि सीआईआई ने प्रपोजल क्या दिया है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है, प्रपोजल माने चाहे ना माने, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट क्या है, मैट के ऊपर पॉइंट हो रहा है। मैट मतलब क्या है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। इसका अर्थ क्या होता है, ये जो कंपनीज होती हैं जो कि हाई प्रॉफिट्स को बुक करती हैं, उन्हें मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा, इवन इफ वो एग्जेम्पशन अगर कुछ मिल रहा है उन कंपनीज को, और एग्जम्पशन मिलने से जो उनकी टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जा रही है, फिर भी उनको प्रॉफिट देना पड़ेगा। आपको मैं आसान सी भाषा में बताऊं, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसलिए 1 लाख रुपए से प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपको 10% फॉर अ मोमेंट मान लें आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब सरकार ने मान लो बोल दिया कि भैया ऐसा है कि हम जो है आपके इस प्रॉफिट पे 5% का एग्जेम्पशन दे देंगे, मतलब आपको 5% ही देना है। ठीक है, अब अगर मैट लगाया जाएगा तो मैट ये कहता है भैया आपको रिगार्डलेस हम कितना भी एग्जेम्पशंस दें, आपको इतना एक्स अमाउंट तो देना ही होगा अपने प्रॉफिट का। ठीक है, तो ये मैट होता है। ये जो बुक प्रॉफिट होता है पर्टिकुलरली, उसके ऊपर ये लेवाई किया जाता है जनरली जब जो टैक्स लायबिलिटी लो होती है। इसका क्या उद्देश्य होता है, ताकि जो आपके लोग होते हैं जिनको प्रॉफिट बुक किए होते हैं बिजनेसमैन, उनको प्रिवेंट किया जा सके, जीरो टैक्स पेमेंट ना हो। ऐसा ना हो कि भैया फर्म प्रॉफिटेबल है, टैक्स दे ही नहीं रही है, तो अगर ये मैट रहेगा तो मिनिमम कुछ ना कुछ तो अमाउंट देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या करते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं अक्सर फर्म्स वाले, कहते हैं भैया हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ था ना, हमने इस प्रॉफिट को उठा के चैरिटी में डाल दिया, हमने कहीं डाल दिया तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होगी, आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा एक्स अमाउंट। सरकार ने बोल दिया आप
आपके पास 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 1 लाख रुपए देना है तो मतलब देना है, रिगार्डलेस आप कोई भी एग्जाम्पशंस ले आओ, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, इससे इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, मैट का मतलब है। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊं, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये क्या है? ये इंडिया के द्वारा सोवरिन लिंक्ड फंड है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजिक सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए लाया गया था। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट हो सके, तो इन्वेस्टमेंट होने के लिए होगा, फंड लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ सरकारी पैसा है जो लाया जाएगा जिससे विकास किया जाएगा, इससे लॉन्ग टर्म कैपिटल को मोबिलाइज किया जाएगा। ये मास्टर फंड, सब फंड और को इन्वेस्टमेंट के द्वारा ऑपरेट होगा। तो मैंने आपको दोनों पॉइंट्स इसके बारे में अच्छे से समझा दिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल में की पॉइंट्स आपको बताता हूं। INAS 335 ये क्या है? इंडियन नेवी एयर आपका जो सपोर्ट होता है, या आप बोल सकते हो इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन जिसे कहते हो, जहां पे इंडियन नेवी की एयर विंग जो होती है उसने इस कमीशन किया है MH-60R हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन, ठीक है। इसको ऑस्प्रे भी कहते हैं। अब ये जो हुआ है INS हंसा में हुआ है, ठीक है, इंडियन नेवल स्टेशन जिसे कहते हो, वहां पे गोवा में इसको कमीशन किया गया है। ये नेवल मॉडर्नाइजेशन में और कैपेबिलिटी एनहांसमेंट में काफी बड़ा ये एक इंप्रूवमेंट है, अपग्रेडेशन है। जो आपका MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर है, ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसके पास एडवांस वेपन और सेंसर्स हैं। ये कन्वेंशनल और एसिमेट्रिक थ्रेट्स को भी टैकल करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब यहाँ पे अगर आपको मेन चीज बताऊं तो इसमें क्या होगा, इससे नेवल का एविएशन वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाएगा, ऑपरेशनल रेडीनेस और ब्रू वाटर कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी हो जाएगी। और ये सब होने से क्या होगा, जो इंडियन ओशन का रीजन है वहां पे स्ट्रेंथ जो होती है इंडिया की वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ओशन की बात हो रही है, इंडियन ओशन की बात हो रही है, नेवी की बात हो रही है, तो यहीं पे बात होती है कि जो इंडियन नेवी होती है वो और दूसरे लिटोरल स्टेट्स जैसे जो आपके आइलैंड के किनारे बसी कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे कोऑपरेट करती है। तो कोऑपरेट करने के लिए एक पूरा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम बनाया गया है। एक रीजनल फोरम है जनरली जो इंडियन ओशन रीजन में नेवीज हैं उनके लिए। ये 2008 में इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मैरिटाइम कोऑपरेशन, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिस्पांस को मजबूत करना इंडियन ओशन में। इसकी बाइनियल मीटिंग्स होती है और इसका मेन जो उद्देश्य क्या है, स्ट्रेंथन करना रीजनल स्टेबिलिटी, काउंटर करना पायरेसी और एनहांस करना इंटरऑपरेबिलिटी अमंग डिफरेंट नेवीज। अब ये मैं आपको क्यों बताया, रीजन है 2016 में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में पूछा गया है। कहा भैया ये 2015 में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी लाया गया। तो कब लाया गया था, 2008 में, ना कि 2015 लिख दिया तो गलत हो गया। फिर कह रहे हैं ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो कॉपरेट करने में मदद करता है डिफरेंट नेवीज। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली। तो बी इज द राइट वन, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया और इथोपिया के रिलेशन के ऊपर। अब मैं डायरेक्टली बताता हूं, ये एक एडिटोरियल है इतना बड़ा। अब यहां पे मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो कि स्ट्रेट अवे अपने मेंस में आप लिख सकते हो। तो जो इंडिया और इथोपिया का रिलेशन है उसकी क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, यही तो होता है GS पेपर 2 में क्या लिखा है, जो इंडिया का रिलेशन है या इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, जो IR सेक्शन है वहां पे काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है ये। तो इंडिया और इथोपिया का जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है, पहली चीज पॉपुलेशन लार्ज है, साथ ही साथ इथोपिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है। साथ ही साथ ये जो इथोपिया है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब जो अफ्रीका की सींग है वहां पे रहता है। AU का जो अफ्रीकन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर है। हाइड्रो पावर का काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अभी रिसेंटली आपको मैंने गर्ड डैम के बारे में बताया था जो इथोपिया में बनाया गया था, और इसकी मिलिट्री भी काफी इफेक्टिव है। अगर मैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे बोलूं तो यहां पे ये एक एंकर की तरीके से काम करता है जहां पे इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल हो रखी है। साथ ही साथ ये एक डाइवर्सिफाइड सी एक्सेस भी देता है बियॉन्ड जिबूटी, ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन टाइज बताऊं तो यहाँ पे सिंस अ सेंचुरी जो इंडियन टीचर्स हैं वो इथोपिया के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन हैं, इथोपियंस हैं जो इंडिया में क्या होते हैं, रहते हैं, अपनी PhD करते हैं और जाते हैं। तो ये क्या है, एक पायलट कंट्री कही जाती है पैन अफ्रीका ई नेटवर्क के अंडर में, जहां पे स्ट्रॉन्ग डिजिटल एजुकेशन लिंक्स इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं इथोपिया के। अब अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट रिलेशन की, ये मैं अलग अलग एरिया बता रहा हूं, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है जियोपॉलिटिकल लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, और इन्वेस्टमेंट रिलेशन की बात की जाए तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट इज मोर देन $4 बिलियन,
ठीक है। यहाँ पे जो आपका शिफ्ट है वो एग्रीकल्चर से माइनिंग में गोल्ड, क्रिटिकल मिनरल्स पे, और स्ट्रैटेजिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया के रिन्यूएबल बैटरीज और सेमीकंडक्टर्स के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं डिफेंस कोऑपरेशन की बात करूँ तो मिलिट्री की टाइज फ्रॉम 1956 ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। इंडिया की जो ट्रेनिंग सपोर्ट 2019 से है, ये चीज़ सपोर्ट दे रहा है कहाँ, इथोपिया को, और डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्कोप देता है इथोपिया। साथ ही साथ जो नए डिफेंस एमओयू साइन हुए हैं वो एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर मैं बात करूं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मतलब वो सब एरियाज जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, और जब एक्सप्लोर होंगे तो उनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, फार्मा, एग्रो प्रोसेसिंग, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ये सब क्या है, ये सब अनएक्सप्लोर्ड एरिया हैं जो थोड़े थोड़े अभी बहुत ही नीश स्टेज पे हैं। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो अफ्रीका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर इथोपिया के साथ रहेगा तो इथोपिया एक ऐसा हब की तरीके से काम करेगा जहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से एडवांसमेंट किया जाता है। साथ ही साथ मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो ब्रिक्स में इथोपिया एक न्यू मेंबर की तरीके से इंडक्ट हुआ है। और आपको याद होगा क्वेश्चन पूछा भी गया है 2025 में ब्रिक्स के ऊपर पूछा गया था। 6th ब्रिक्स समिट रशिया कजान में हुई थी। थीम में उन्होंने क्या कर दिया था, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी कल्चरल लिख दिया था उन्होंने उठा के, तो वो मल्टी कल्चरल नहीं बल्कि मल्टीलैटरलिज्म, मल्टी सेक्टोरल, ये सारे की टर्म्स है जहां से रिप्लेसमेंट करता है यूपीएससी। अब आप एक बार 25 का पेपर देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि उन्होंने मल्टी कल्चरलिज्म लिख दिया है, बट वहां पे मल्टीलैटरलिज्म होगा सही टर्म। ठीक है। वहां पे लिखा है इंडोनेशिया एक नए मेंबर के तरीके से शामिल हुआ है, तो इंडोनेशिया के बाद इथोपिया भी है और भी 5 से 6 कंट्रीज में शामिल हुई हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो आपका इंडिया और इथोपिया का रिलेशन है ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट देता है जिससे आपकी इंडिया और इथोपिया की रिलेशनशिप और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है डिफरेंट एरियाज में। अब अगर रिसेंटली बात करूं, ये है इथोपिया का रीजन, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या रीजन है, अम्हारा, फिर टिग्रे, फिर आप नोटिस करो ओरोमिया, ये सब रीजन्स क्या दिखा रहे हैं, ये सारे के सारे रीजन्स काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और यूपीएससी में अम्हारा टिग्रे के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब ये रहा इथोपिया का रीजन, यहाँ पे देखो क्या ये रेड सी है। अब यहीं पे आपका हाईली गुब्बी वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। अब जब इरप्ट हुआ तो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से हुआ था ईस्टर्न अफ्रीका रिफ्ट सिस्टम में। अब यहाँ पे आपको क्या जानना है, अफ्रीकन और सोमाली प्लेट जो थी वो मूव की, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये आपका हाईली गुब्बी वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। इसी वजह से यहाँ पे क्या, जो एविएशन सेक्टर है, एविएशन सेक्टर या जहाँ पे एरोप्लेन्स पूरी चलती हैं, वो हाईली इंपैक्ट हुआ था। कैसे, वॉल्केनो से जो एशेस निकलते हैं, वॉल्केनिक एशेस, इसी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं, उसके जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जो वॉल्केनोज होते हैं, वो इंजन पे काफ़ी इंपैक्ट करते हैं और हाई चांसेस बन जाते हैं इंजन की एफिशिएंसी में, साथ ही साथ एक बहुत ही ट्रेजेडी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं वो। ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है, रेड सी है, ये क्या है, इथोपिया आप नोटिस कर रहे हो। अगर इथोपिया को नोटिस करोगे, ये क्या है, यहाँ से इथोपिया ऐसे निकल जा रहा है। आप एक बार दोबारा से देखिए, इथोपिया क्या डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है क्या, आप ध्यान से देखिए, इथोपिया स्ट्रेट अवे कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ से, ये ऐसे करके ऐसे निकल जा रहा है, बट रेड सी है तो ना यहाँ पे। अब रेड सी, इसी के बाद इरिट्रिया के इधर रेड सी दिखेगा, तो यहाँ पे बॉर्डर कौन कौन सी इथोपिया की, आपको इरिट्रिया दिखेगी, सूडान दिखेगा, तो ये सब कंट्रीज आपको पढ़नी होंगी। अब रेड सी है तो यहाँ पे समड पाइपलाइन है, ये जो स्विस कैनल है उसके नीचे से पानी के अंदर पाइपलाइन डाली गई है कि कभी अगर इस रीजन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो ऐसा ना हो कि सप्लाई ही रुक जाए, तो उसके लिए पाइपलाइन से सारी चीजें होंगी जिससे कभी भी प्रॉब्लम ना हो। समड पाइपलाइन का मतलब क्या है, एसयू मतलब स्वीज, एमईडी मतलब मेडिटेरेनियन। अब नोटिस करिए यहाँ पे क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन के रिगार्ड में पूछा गया है क्या क्या रिलीज होता है, तो यहाँ पे सभी चीजें हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से रिलीज होती हैं। फिर 24 में क्वेश्चन समड पाइपलाइन के बारे में पूछा गया है, ये क्या है, पर्शियन गल्फ में नेचुरल गैस शिपमेंट के लिए यूज होता है और कनेक्ट करता है रेड सी और मेडिटेरियन सी को। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। ठीक है। फिर 2019 में रेड सी के बारे में पूछ लिया गया। अगर रेड सी की आप थोड़ी सी अगर खासियत देखोगे तो वहां पे क्या खासियत है, यहाँ पे बारिश जो होती है, प्रेसिपिटेशन काफी कम होता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो पेरिनियल रिवर है वो काफी यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी कोई पेरिनियल रिवर आपको डायरेक्टली एंटर होती नहीं दिखेगी। और वही सेम चीज पे क्वेश्चन फिर से पूछा है, रेड सी और फिर कहें नो वाटर एंटर रेड सी फ्रॉम, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही हैं। ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है,
कम्युनिटी बेस्ड MRV के ऊपर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ MRV? M मतलब होता है मॉनिटर करना, R मतलब होता है रिपोर्ट करना और V मतलब वेरीफाई करना। मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, वैसे होता है मॉनिटर क्या करता है क्लास में, वो मॉनिटरिंग करता है कौन बात कर रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, फिर क्या करता है उसको वो लिख देता है ना दीवार पे। अब लिखने के बाद क्या होता है, टीचर आके वेरीफाई करता है कि जो नाम लिखा है सही लिखा है, बात कर भी रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो MRV को ऐसे कनेक्ट कर लो आप, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन। तो MRV सिस्टम जो है ये जाना जाता है किस चीज़ के लिए, जो पेरिस एग्रीमेंट था। पेरिस एग्रीमेंट में क्या कहा गया था कि भैया हमें जो है, जो क्लाइमेट गोल है, क्लाइमेट जो चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करके रखना है। तो MRV सिस्टम एक सेंट्रल है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी के लिए। अगर क्लाइमेट के रिगार्ड में जितने भी गोल्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर के आनी है, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसको सफल बनाने के लिए हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको अच्छे तरीके से रिपोर्ट और वेरीफाई करना पड़ेगा। तो COP30 जो समिट हुई थी बेलम ब्राजील में, उसमें इसको रीइंफोर्स किया गया बाय ग्लोबल ट्रैकिंग मैकेनिज्म कि हम लोग जो कुछ भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मॉनिटर करेंगे, उसको अच्छे तरीके से रिपोर्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब इंडिया की इसमें पोजीशन क्या है MRV के रिगार्ड में? तो इंडिया का जो डोमेस्टिक MRV है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और उसमें एक ज़रूरत है ट्रांसपेरेंसी की, ताकि क्लाइमेट फाइनेंस को अनलॉक किया जा सके और प्रॉपर फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अगर मैं बात करूं क्या है गैप्स एग्जिस्टिंग MRV में, तो अभी भी गैप MRV मतलब क्या है, मॉनिटरिंग कैसे नहीं हो पा रही है सही से, क्योंकि बहुत ही हैवी रिलायंस है रिमोट सेंसिंग पे। टॉप डाउन डेटा है, टॉप डाउन मतलब क्या है, टॉप लेवल से डाउन लेवल पे डेटा आ रहा है, तो प्रॉपर तरीके से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। लिमिटेड स्पेस है कम्युनिटी जनरेटेड नॉलेज का, मतलब ये सारी की सारी चीजें, क्लाइमेट चेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, एकदम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होता है, तो वहां पे प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे CBMRV लिखा है, मतलब क्या है, कम्युनिटी बेस्ड MRV मतलब मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन इनिशिएटिव तमिलनाडु का कम्युनिटी बेस्ड एनवायरमेंटल MRV है, जो कि इंटीग्रेट करता है विलेज लेवल डेटा को फॉर्मल क्लाइमेट गवर्नेंस के साथ। अब अगर ये इंटीग्रेशन हो रहा है तो इससे क्या होगा, इससे जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज है तमिलनाडु की, वो साइंटिफिक मॉनिटरिंग में इस्तेमाल की जाएगी। और मॉनिटरिंग किसकी की जाएगी, रेनफॉल की, टेम्परेचर की, सॉइल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, फिशरीज, क्रॉप्स, लाइवलीहुड और कार्बन स्टॉक्स की। अब ये जब अच्छे से होगा तो ये एज अ, आप बोल सकते हो ना, बीम ऑफ होप काम कर सकता है, ये एज एन एग्जाम्पल काम कर सकता है कि भैया कम्युनिटी बेस अगर चीज़ें होंगी तो उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो की आउटकम क्या है, विलेज एनवायरमेंटल नॉलेज हब्स क्रिएट करने की बात की गई है और 35 कम्युनिटी क्लाइमेट स्टीवर्ड्स होंगे जो रियल टाइम डेटा देंगे, मतलब एक्चुअली में कितने पेड़ की कटाई हो रही है, कितना सॉइल खराब हो रहा है, कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये कम्युनिटी लेवल पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया बस ऊपर से मोटा मोटा किताबों में लिख दिया कि इतने पेड़ कटे हैं, ये डेटा नीचे से है, बस उसी डेटा को बिना वेरीफाई किए ही हम लिख देना आंख बंद करके। तो इस वजह से डेटा में ओपेकनेस नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग को फ्रॉम पंचायत टू स्टेट लेवल। इससे क्या होगा, अगर पंचायत टू स्टेट लेवल बॉटम टू अप अप्रोच चलेगा तो क्लाइमेट प्लान्स को फीड करने में और जो प्रोग्राम्स है एडेप्टेशन के, उनको अच्छे तरीके से पकड़ने में, उनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार मिलेगी। ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर विजन की, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है थ्रू स्किल ट्रेनिंग, जिससे क्या हो, परमानेंट ग्रीन वर्कफोर्स बनाई जा सके। एक होता है आपका प्रॉपर तरीके से लेबर फोर्स बनाना, फिर एक बात हो रही है यहाँ पे वर्क फोर्स को बनाना। इससे क्या होगा कि जब एक ग्रीन वर्कफोर्स बनेगी तो वो अच्छे तरीके से पता होगा कैसे कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग होती है, कैसे कम्युनिटी बेस्ड रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन होता है स्टेट वाइड लेवल पे। और जब ये और स्टेट्स में ऐसे इंप्लीमेंट होगा तो जो डेटा है क्लाइमेट का, जो क्लाइमेट का फाइनेंस है, वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। और जब अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा तो जो इंडिया का क्लाइमेट गोल है पेरिस का, उसे अचीव किया जा सकेगा। ठीक है, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।